3 जनवरी 2026 ज्यादातर दुनिया के लिए ये एक बिल्कुल आम सुबह थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, सुबह की कॉफी पी रहे थे। लेकिन वेनेजुएला की राजधानी काराकास में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां आसमान में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट थी और दूर से धमाकों की आवाजें भी आ रही थी। और फिर वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा ऐलान आया जिसने पूरी दुनिया को लिटरली हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, और ये उन ऐतिहासिक पलों में से एक था जब आपको ठीक ठीक याद रहता है कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब आपने वो खबर सुनी, क्योंकि उस एक ऐलान ने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे नियम एक झटके में बदल दिए। हाँ, ऐलान ये था कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया है। लेकिन जो असली चौंकाने वाली खबर थी वो तो इसके बाद आई। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वेनेजुएला से निकालकर सीधा न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। ये सुनने में ही किसी एक्शन मूवी की कहानी जैसा लगता है ना। एक देश की सेना दूसरे देश में घुसती है और वहां के सत्ता में बैठे राष्ट्रपति को पकड़कर अपने देश ले आती है। सोर्स में जो शुरुआती रिपोर्ट्स का जिक्र है वो यही बताती हैं कि काराकास में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज हम इसी घटना पर आधारित जो दस्तावेज है ऑपरेशन काराकास द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो, उसके कुछ हिस्सों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम उठाया ही क्यों। जैसा कि हमारा सोर्स सीधा सवाल पूछता है, इसके पीछे ड्रग्स का कारोबार है, तेल का खेल है, या फिर कोई और ही वजह है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस घटना का क्या वो तो दुनिया के सामने है, लेकिन इसका क्यों पर्दे के पीछे छिपा है। और अक्सर असली कहानी वही होती है। चलिए सबसे पहले इस ऑपरेशन के स्केल को ही समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा सीक्रेट ऑपरेशन तो था नहीं। एक देश पर हमला करके उसके चुने हुए राष्ट्रपति को उठा ले जाना। एक मिनट, क्या ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से लीगल भी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब क्या इन कानूनों के कोई मायने नहीं रह गए? देखिए, यहीं पर इस घटना की सबसे असाधारण बात छिपी है। देशों के बीच युद्ध होते हैं, सरकारें गिराने की कोशिशें भी होती हैं जिन्हें हम कू कहते हैं, लेकिन किसी देश के मौजूदा सत्ता में बैठे राष्ट्र प्रमुख को किसी दूसरे देश द्वारा बलपूर्वक पकड़कर अपनी धरती पर ले जाना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हर नियम को तोड़ता है। ये क्या कहते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत पर सीधा हमला है। ये एक ऐसी रेड लाइन को पार करना है जिसके बारे में अब तक सिर्फ सोचा जाता था, किया नहीं जाता था। तो मतलब अमेरिका ने एक ऐसा काम किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जाहिर है, जब कोई देश ऐसा कदम उठाता है तो उसके पास कोई बहुत मजबूत वजह होनी चाहिए, या कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए एक मजबूत कहानी तो होनी ही चाहिए। और यहीं पर हमारे सोर्स में दिए गए 3 विकल्प आते हैं: ड्रग्स, तेल या कुछ और। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों विकल्प अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। ड्रग्स और तेल, ये दोनों दशकों से लैटिन अमेरिका में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में रहे हैं। सोर्स हमें सीधे सीधे उन ऐतिहासिक वजहों की तरफ इशारा कर रहा है जो इस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा से चलाती आई हैं। तो चलिए पहले उस एंगल को पकड़ते हैं जिसे अमेरिका शायद अपनी ऑफिशियल वजह बताएगा, ड्रग्स। कई सालों से अमेरिकी सरकार मादुरो प्रशासन पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाती रही है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी न्याय विभाग ने तो मादुरो और उनके कई बड़े अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म के आरोप लगाकर उन पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा था। हाँ, और ये सिर्फ आरोप नहीं थे, ये एक पूरी नैरेटिव थी जिसे अमेरिका सालों से बना रहा था। वो कहते थे कि वेनेजुएला की सरकार का एक हिस्सा कार्टेल ऑफ द सन्स मतलब कार्टेल दे लोस सोलिस नाम का एक ड्रग कार्टेल चलाता है। तो इस नजरिए से देखें तो अमेरिका इस ऑपरेशन को ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर सकता है। अच्छा, वो कह सकते हैं कि हमने किसी राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सरगना को पकड़ा है जो बस इत्तेफाक से एक देश का राष्ट्रपति भी था। ये तो इस पूरी मिलिट्री कार्रवाई को एक कानूनी और नैतिक जामा पहनाने की जबरदस्त कोशिश लगती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला था तो इसके लिए इतनी बड़ी मिलिट्री असॉल्ट की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा हमला तो ये तो 2 देशों के बीच जंग जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर ज्यादातर एनालिस्ट को शक होता है। अगर सिर्फ मादुरो को पकड़ना था तो सीआईए के पास कई दूसरे तरीके हो सकते थे, कोई सीक्रेट ऑपरेशन या किसी और देश की मदद से गिरफ्तारी। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ है वो एक संदेश देता है, और वो संदेश सिर्फ ड्रग्स के बारे में नहीं है। यहीं पर हमारा दूसरा विकल्प यानी तेल खेल में आता है। तेल, ये शब्द लैटिन अमेरिका की राजनीति में हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कोई राज की बात तो है नहीं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। बिल्कुल। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब से वेनेजुएला में यूगो शावेज की सरकार आई और फिर मादुरो ने उसे संभाला, तब से अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ उनके रिश्ते खराब ही रहे हैं। शावेज ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे कई अमेरिकन कंपनियां वहां से बाहर हो गईं। सही है, मदुरो के राज में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की वजह से तेल का उत्पादन तो बिल्कुल जमीन पर आ गया, लेकिन उन भंडारों पर कब्जा तो उन्हीं का था। और साथ ही उन्होंने अमेरिका के विरोधी देशों जैसे रूस और चीन, उनके साथ अपनी नजदीकियां बहुत बढ़ा ली थीं। इन देशों ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर में भारी निवेश किया था। तो क्या ये ऑपरेशन तेल के इन विशाल भंडारों पर फिर से अमेरिकी प्रभाव कायम करने की ये कोशिश हो सकती है? अगर हम पूरी सूरत को देखें तो ये बहुत प्लॉजिबल लगता है। ये सिर्फ तेल खरीदने की बात नहीं है, ये उस पूरे एनर्जी मार्केट पर कंट्रोल की बात है। एक ऐसी सरकार को हटाना जो आपके भू राजनीतिक दुश्मनों को आपके ही पिछवाड़े में, मतलब आपके इतने करीब, पैर जमाने का मौका दे रही हो, और उसकी जगह एक ऐसी सरकार लाना जो अमेरिका के हितों के हिसाब से चले। ये फॉरेन पॉलिसी का एक क्लासिक पावर प्ले है। तो मतलब सोर्स में तेल का जिक्र हमें इसी भू राजनीतिक शतरंज की बिसात की तरफ देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास 2 मजबूत वजह हैं: ड्रग्स जो एक अच्छा पब्लिक फेस है, एक नैतिक कारण, और तेल जो एक जबरदस्त आर्थिक और रणनीतिक कारण है। लेकिन फिर सोर्स एक तीसरा और सबसे रहस्यमयी विकल्प भी देता है, कुछ और।
ये कुछ और क्या हो सकता है? और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कुछ और कई चीजें हो सकती हैं। एक संभावना तो यह है कि अमेरिका को कोई ऐसी खुफिया जानकारी मिली हो जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जैसे शायद वेनेजुएला किसी ऐसे हथियार प्रोग्राम पर काम कर रहा था, या रूस या चीन के साथ कोई ऐसी मिलिट्री डील करने वाला था जिसे अमेरिका ने अपनी रेड लाइन का उल्लंघन माना। मतलब एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, किसी बड़े खतरे को होने से पहले ही रोक देना। हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि इसका निशाना वेनेजुएला है ही नहीं, असली संदेश किसी और के लिए है। चीन, रूस, ईरान, उन सभी देशों के लिए जो अमेरिकी पावर को चुनौती दे रहे हैं। अच्छा, ये दिखाने का एक तरीका कि देखो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम एक मौजूदा राष्ट्रपति को उसके घर से उठा सकते हैं तो सोचो हम और क्या क्या कर सकते हैं। ये एक तरह से डर पैदा करने की रणनीति है। ये तो एक बहुत बड़ा जुआ है। इस तरह का कदम तो इन देशों को और करीब ला सकता है। वेनेजुएला के बहाने वो एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। और एक तीसरा कुछ और भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप का ये कदम एक ऐसा लेगेसी मूव हो जिससे वो इतिहास में अपनी एक खास और मजबूत नेता वाली छवि बनाना चाहते हो। कभी कभी ऐसे चौंकाने वाले फैसले बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने देश के वोटरों को एक संदेश देने के लिए लिए जाते हैं। ये भी एक एंगल है। सोर्स का इस संभावना को खुला छोड़ना हमें याद दिलाता है कि जरूरी नहीं कि असली वजह वही हो जो दिख रही हो। असल में हो सकता है कि ये तीनों वजह एक साथ काम कर रही हो। वाह, तो ये एक मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है। ड्रग्स का आरोप कानूनी कवर के लिए, तेल का मकसद आर्थिक फायदे के लिए, और पूरी दुनिया को एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। अब समझ आ रहा है कि ये घटना इतनी बड़ी क्यों है। तो चलिए हम इसके असर पर बात करते हैं। सोर्स की एक लाइन है, दुनिया हैरान रह गई। इसका असली मतलब क्या है? कौन हैरान है और क्यों? इसका असर एक भू राजनीतिक भूकंप जैसा है। सबसे पहला असर तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर पड़ा है। ये घटना दिखाती है कि अगर एक सुपर पावर कुछ करने की ठान ले तो यूएन चार्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय संधियां सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं। ये तो यूएन की पूरी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और दूसरे देशों पर इसका क्या असर होगा, खासकर छोटे और मध्यम आकार के देश? उनमें एक डर का माहौल बनेगा। आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। हर वो देश जो किसी मुद्दे पर अमेरिका से अलग राय रखता है वो अब खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। उन्हें लगेगा कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो उनकी संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकती है। ये एक तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले दौर की वापसी है। और वेनेजुएला के जो सहयोगी देश हैं जैसे रूस और चीन, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो चुप बैठेंगे? ये $1 मिलियन का सवाल है। वो चुप तो नहीं बैठेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना होगा। क्या वो सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे या फिर कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे? हो सकता है वो दुनिया के किसी और हिस्से में अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करें। इस एक घटना से एक नया कोल्ड वॉर जैसा माहौल बनने का खतरा पैदा हो गया है। और जो लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देश हैं जैसे ब्राजील और कोलंबिया, वो भी एक अजीब स्थिति में फंस गए हैं। वो अमेरिका का समर्थन करें या अपने पड़ोसी देश की संप्रभुता का, पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक ऐसी घटना है जो अभी अभी हुई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी सामने आना अभी बाकी है, और जिसके पीछे के असली मकसद पर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बहुत ही अनिश्चितता वाली स्थिति है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनिश्चितता सबसे खतरनाक चीज होती है। जब पुराने नियम टूट जाते हैं और नए नियम क्या होंगे ये किसी को पता नहीं होता, तो एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। हम एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। एक बात तो साफ है, 3 जनवरी 2026 की तारीख अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी है, और आने वाले सालों, शायद दशकों तक इसके असर पर बहस होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यूयॉर्क ले आए, और इस एक कदम ने दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा दी है। और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले, वो जसकतस है। इस असाधारण कदम के पीछे की असली वजह क्या है? जैसा कि हमारा सोर्स पूछता है, क्या ये ड्रग्स का जाल था, तेल का खेल था, या कोई ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल थी जिसके बारे में दुनिया अभी अंधेरे में है? सोर्स हमें ड्रग्स और तेज जैसे क्लासिक कारण देता है, लेकिन कुछ और की संभावना को खुला छोड़कर हमें एक गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे दुनिया इस घटना से उभरने की कोशिश करेगी, शायद असली सवाल ये नहीं होगा कि ये क्यों हुआ, बल्कि ये होगा कि अब आगे क्या होगा। जब कोई महाशक्ति एक तरफा तरीके से ये तय कर सकती है कि कौन सा शासक वैध है और कौन सा अपराधी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा नया अध्याय शुरू करता है। ये सिर्फ वेनेजुएला के भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य के नियमों का सवाल है। ये सोचने वाली बात है।